एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज है हमारा लाइफ प्रोसेस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन वो पढ़ने वाले हैं। लेकिन बिफोर मूविंग टू द टॉपिक, सबसे पहले हम लोग हमारी लास्ट क्लास का होमवर्क डिस्कशन कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन दिया था, दैट वाज रेट ऑफ ब्रीदिंग इन फिशेस इज़ फास्टर। अब इसका रीज़न क्या है? तो फिशेस होते हैं हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, एंड तुम्हें ये पता होना चाहिए, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं जो हमारे वाटर में डिजॉल्व होती है। अब जो ऑक्सीजन वाटर में डिजॉल्व है वो ऑब्वियस सी बात है काफ़ी कम होगी कंपैरेटिवली जो हमारे एयर में प्रेजेंट है, एंड दैट इज़ द रीज़न, क्योंकि वहाँ पे कम एयर प्रेजेंट होती है इसलिए उनका रेट ऑफ ब्रीदिंग फास्ट होता है। अगर वो एक टाइम में ज़्यादा ब्रीदिंग करेंगे तो वो कम टाइम में ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल कर पाएंगे। तो ये इस क्वेश्चन का बेसिक आंसर था। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार CBSE द्वारा ही क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम लोग मूव करते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने दो मेन लाइफ प्रोसेस पढ़ लिए हैं, दैट इज़ न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। ठीक है, अब न्यूट्रिशन में हमारे पास यहाँ पे फूड बन रहा था, और रेस्पिरेशन में यहाँ पे क्या हो रहा था, एनर्जी बन रही थी, और रेस्पिरेशन के साथ ही जो ब्रीदिंग का प्रोसेस हो रहा था वहाँ पे ऑक्सीजन और CO2 का भी हो रहा था अपना सब काम। तो अब देखो, अब मान लो बॉडी के एक पार्ट में हमारे पास फूड बना। अब क्या सिर्फ उसी पार्ट ऑफ द बॉडी को फूड की ज़रूरत है? नहीं, फूड की तो हर बॉडी पार्ट, हर सेल, हर टिश्यू को ज़रूरत है। तो इसलिए अब इस फूड की मूवमेंट एक सेल से दूसरे सेल में करानी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो यही जो एक सेल से या फिर एक टिश्यू से फूड की या किसी भी सब्सटेंस की मूवमेंट होती है दूसरे बॉडी ऑर्गन पे या दूसरे सेल पे, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी बेसिक टर्म है जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ भी करते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है? ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं हम यूजफुल या फिर नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस का फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अदर। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ह्यूमन बींग्स लाइक अदर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स नीड रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड, ऑक्सीजन एटसेट्रा। दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय सर्कुलेटरी सिस्टम और ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, अब भाई हम लोग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों को फूड चाहिए, एनर्जी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए, बट उसका भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है बॉडी में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर अब ये एक ही ऑर्गन या फिर एक ही सेल के पास रह जाएंगे तब तो काम की बात नहीं है, इसलिए उसको हर बॉडी, हर सेल, हर टिश्यू में पहुँचाना वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यही ट्रांसपोर्टेशन कराना किसी भी सब्सटेंस का, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, और ये काम किसका है? तो ये काम है सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम का है। ठीक है, अब अगर ह्यूमन बींग्स में सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं। हार्ट हमारा पंपिंग ऑर्गन होता है जो ब्लड को पंप करता है। हार्ट से पंप होता है तो ब्लड दूर जाता है, और अगर वो कॉन्टैक्ट करता है तो ब्लड उसके पास जाता है। और आर्टरीज एंड वेन्स होती हैं। आर्टरीज एंड वेन्स ब्लड वेसल्स होती हैं जो ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं। और हमारे पास होता है यहाँ पे ब्लड या फिर लिम्फ। ठीक है, ब्लड क्या है? ब्लड वही कनेक्टिव टिश्यू है जो एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट करता है, और लिम्फ भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है जिसको हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू था। अब किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है इसको हम लोग ज़रा अच्छे से समझते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोगों ने इन्हेलेशन करा। ठीक है, अब ये थोड़ा सा हमारा ब्रीदिंग से कनेक्टेड है। अब जब हम लोगों ने इन्हेलेशन करा तो ऑक्सीजन रिच गैस हमारे पास आ गई। अब उसमें थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड भी मिक्स रहता है। तो अब जब कार्बन डाइऑक्साइड आई तो हमारे जो ब्लड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। अब लंग्स कहेगा कि भाई मेरे पास तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मैं इसका क्या करूँ? तो वो हार्ट से कहता है कि भाई तुम ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले लो और बाकी सारे बॉडी ऑर्गन्स तक पहुँचा दो। तो फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है हमारे हार्ट में। अब हार्ट में ना चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, ये मान लो हार्ट है। ठीक है, इस बॉक्स से मैंने एक हार्ट बना दिया, एक और ये चार हमारे चैम्बर्स होते हैं। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। एट्रियम मतलब ऊपर वाला कमरा, वेंट्रिकल मतलब नीचे वाला कमरा, राइट मतलब राइट साइड ऑफ द हार्ट, लेफ्ट मतलब लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। ये होता है हमारा हार्ट का एक बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम अब इतना याद रखना है कि हार्ट में चार कमरे हैं। ठीक है, दोबारा से मैं इसको ड्रॉ कर दूँ। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब ये लेफ्ट एट्रियम में गया पहले, यानी कि ब्लड आया और सबसे पहले लंग्स से वो हमारे लेफ्ट एट्रियम में गया, लेफ्ट एट्रियम से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। अब वेंट्रिकल ने कहा भाई मैं इसका क्या करूँ? बॉडी पार्ट्स के पास ले जाना है, तो यहाँ पे बॉडी पार्ट्स हैं। अब बॉडी पार्ट्स तक ले जाने के लिए किसी की तो ज़रूरत पड़ेगी, तो ये किसी जो है ये है हमारा एओर्टा। ये देखो, वाया एओर्टा। एओर्टा क्या है? एओर्टा इज़ अ टाइप ऑफ आर्टरी। ठीक है, बेसिकली एक आर्टरी का नाम है। ठीक है, तो ये आर्टरी हमारे बॉडी पार्ट्स तक ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके जाती है। अब बॉडी के सेल्स कहते हैं भाई हमारे पास तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो हम ले लेंगे, लेकिन अब ये CO2 वाले ब्लड का क्या करें? तो फिर वो क्या करते हैं कि उस CO2 वाले ब्लड को, यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को भेज देते हैं आगे हमारे राइट एट्रियम के पास। ठीक है, वो भेज देते हैं आगे हमारे राइट एट्रियम के पास। अब राइट एट्रियम भी कहता है भाई मैं क्या करूँ इसका? तो राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल को दे देता है। अच्छा, ये जो आता है ये हमारा वेना कावा से आता है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, बॉडी पार्ट्स के पास गया, बॉडी पार्ट्स के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था तो वो उन्होंने भेज दिया वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम के पास। अब राइट एट्रियम ने कहा मैं इसका क्या करूँ भाई? तो राइट एट्रियम ने ये दे दिया राइट वेंट्रिकल को, और राइट वेंट्रिकल से वापस से ये हमारा लंग्स के पास चला गया। क्लियर हुआ क्या? ये डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे गैप है थोड़ा सा, यहाँ पे और यहाँ पे क्यों गैप है? तो अब तुम लोग सोच रहे होगे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को
ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी पार्ट्स में लाने के लिए एओर्टा की ज़रूरत पड़ी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी पार्ट से राइट एट्रियम में लाने के लिए वेना कावा की ज़रूरत पड़ी। तो क्या राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल जाते वक्त, फिर राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाते वक्त क्या वो अचानक से ही पहुँच गया? तो ऐसा नहीं है, वहाँ पर भी ज़रूरत पड़ी। ठीक है, किसकी ज़रूरत पड़ी? तो यहाँ पे काम आया पल्मोनरी, और यहाँ पे भी एक पल्मोनरी काम आया, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आया पल्मोनरी वेन, और यहाँ पे आया पल्मोनरी आर्टरी। रिमेंबर इट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में 4 वेन्स आर्टरीज हैं, पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा 2 आर्टरीज एंड 2 वेन्स, पल्मोनरी वेन और वेना कावा। रिमेंबर इट। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा ब्लड का हार्ट का स्ट्रक्चर है। अब इसको अच्छे से समझते हैं कि यहाँ पे देखो लंग्स होंगी और यहाँ पे हमारे बॉडी पार्ट्स होंगे। ठीक है, अब सबसे पहले क्या होगा, लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और वो हमारा गया पल्मोनरी वेन में। पल्मोनरी वेन से वो लेफ्ट एट्रियम में गया, लेफ्ट एट्रियम से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, फिर वहाँ से एओर्टा के थ्रू वो हमारा बॉडी पार्ट्स में चला गया। एओर्टा यहाँ पे है तो यहाँ से वो बॉडी पार्ट्स में चला गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, बॉडी पार्ट से वो बेटा वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी से यहाँ से आ गया, और वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी से यहाँ से आ गया। कहाँ आ गया? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से वो राइट वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल से बेटा फिर वो वापस हमारा लंग्स में चला जाएगा थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक है, यहाँ पे एक और नाम लिखा है सेप्टम। तो सेप्टम क्या है? सेप्टम इज़ द डिवाइडिंग वॉल। ठीक है, ये जो सेप्टम दिख रहा है इज़ द डिवाइडिंग वॉल। ये जो हमारे 2 वेंट्रिकल्स हैं उनके बीच में डिवीजन का, तकरार का काम है, वो सेप्टम का है। रिमेंबर इट। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हार्ट का स्ट्रक्चर। अब ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में होता है डबल सर्कुलेशन। तुमने कई बार सुना होगा ह्यूमंस में डबल सर्कुलेशन होता है, पर समझ कभी नहीं आया होगा कि डबल सर्कुलेशन होता क्या है। तो आज समझ आ जाएगा। डबल सर्कुलेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टार मार्क कर लेना है इस टॉपिक में। ब्लड ट्रैवल्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल। रिमेंबर, ब्लड ट्रैवल्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी डबल सर्कुलेशन होगा तो ब्लड हमारे हार्ट में 2 बार एंटर करेगा। देखो यहाँ पर, ठीक है, सबसे पहले लंग्स से ब्लड आया पल्मोनरी वेन के थ्रू, 1 बार आया। ठीक है, दोबारा कब आया? जब बॉडी पार्ट्स से वेना कावा के थ्रू वापस से ब्लड आया, यानी कि 1 बार और 2 बार। तो 2 बार ब्लड हमारी बॉडी में आया, हमारे हार्ट में आया। ठीक है, तो 2 टाइम्स ब्लड entered the heart and this is nothing but double circulation। ठीक है, अब अगर डबल सर्कुलेशन समझ आ गया तो सिंगल सर्कुलेशन तो अपने आप समझ आ जाएगा। सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है? सिंगल सर्कुलेशन मतलब जब ब्लड सिर्फ 1 टाइम जाता है, 1 टाइम इन द हार्ट। ठीक है, अब पल्मोनरी डबल सर्कुलेशन के 2 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है? ब्लड मूव्स फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड ब्लड मूव्स फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, पल्मोनरी का मतलब ही होता है लंग्स से रिलेटेड। पल्मोनरी वर्ड जो है ना, पल्मोनरी वर्ड का मतलब ही है लंग्स से रिलेटेड। तो लंग्स से रिलेटेड मतलब लंग्स तो होंगी, तो जब लंग्स और हार्ट के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है तब हमारी पल्मोनरी सर्कुलेशन हो रही है, और जब हमारा हार्ट और बॉडी से इंटरेक्शन हो रहा है तब हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन है। आई होप ये समझ आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं ब्लड द कनेक्टिव टिश्यू की। ब्लड हमारा एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, फ्लूइड का मतलब क्या है? बहने दो, बह सकता है वो। ठीक है, अब ब्लड के कुछ कॉम्पोनेंट्स भी होते हैं। प्लाज्मा होता है, WBC होता है, ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं और RBCs होते हैं। ठीक है, सबके फुल फॉर्म पता होना इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो सबसे पहले प्लाज्मा हमारा मेन लिक्विड कंपोनेंट है। मतलब अगर ये ब्लड का एक सेल है तो उसमें पहले जो सबसे भरा होगा वो होगा प्लाज्मा। प्लाज्मा येलो कलर का फ्लूइड होता है, इसमें 90% वाटर होता है, 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। क्या ये याद करना है? बिल्कुल नहीं। प्लाज्मा प्रोटीन वेज ये सब कुछ याद करने की जरूरत है, बस इतना पता होना चाहिए कि प्लाज्मा में मैक्सिमम हमारा वाटर होता है। रिमेंबर इट ऑब्वियसली। ठीक है, जो मैंने बोला याद रखना है, दैट इज़ टू बी रिमेंबर्ड प्रॉपर्ली। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की, दैट इज़ WBC। WBC होता है हमारा, WBC इज़ वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल्स को हम लोग सोल्जर ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज दे प्रोड्यूस एंटीबॉडी एंड किल द जर्म्स। जो हमारी बॉडी में जर्म्स जाते हैं, जो हमें हार्म कर सकते हैं, उनको किल करने का काम WBC का होता है। इसीलिए बेटा इन्हें हम लोग सोल्जर्स ऑफ द बॉडी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे RBCs। RBCs का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स। तुमने देखा होगा कि ब्लड हमारा लाल ही होता है। क्यों होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ RBCs। RBCs में प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन, लिखा क्यों नहीं है यहाँ पे? इसमें हमारा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, इसी की वजह से हमें रेड कलर ऑफ द ब्लड मिलता है। इसमें रेस्पिरेटरी गैसेस होती हैं। ये रेस्पिरेटरी गैसेस क्यों होती हैं? बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन। इसमें HB यानी कि हीमोग्लोबिन इम्पार्ट रेड कलर इन द ब्लड। ठीक है, चलो
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स क्या होती हैं? तुम लोगों ने सुना होगा जब कोई बीमार हो जाता है, डेंगू वगैरह हो जाता है, तो कहते हैं ब्लड प्लेटलेट्स बहुत कम हो गई है जिसकी वजह से दिक्कत होगी। तो प्लेटलेट्स का काम होता है क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड करना। ठीक है, जब तुम्हें चोट लग जाती है, काफ़ी ज़्यादा ब्लड ऐसे फैल जाता है, उसके बाद तुम देखते हो उसके ऊपर ऐसे बड जैसा बन जाता है। ठीक है, इसको तुम बार बार ऐसे खरोदते रहते होगे मज़े में, और उसको खरोदना नहीं चाहिए, उससे हमारा फिर ब्लड लॉस होगा। ये जो क्लॉट बन जाता है जिसकी वजह से हमारा प्रिवेंट ब्लड लॉस। ठीक है, अब अगर ये नहीं होगा, अगर प्लेटलेट्स नहीं हुई तो तुम्हें चोट लगती रहेगी, खून बहता रहेगा, क्लॉट्स नहीं होंगे और पूरा खून बह के तुम्हारी बॉडी के बाहर चला जाएगा। ठीक है, बचपन में कितनी बार चोट लगी होगी, तो क्या हर बार इतना खून बहता है तो क्या निकल जाता है बॉडी से? नहीं निकलता है, क्योंकि वहाँ पे क्लॉटिंग हो जाती है ब्लड की। ठीक है, अगर क्लॉटिंग नहीं होगी तो वो ब्लड बह जाएगा और हमारा बॉडी का पूरा ब्लड वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें याद रखना यहाँ पे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। एंड हीमोग्लोबिन ही हमारा HB है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लिम्फ की। लिम्फ हमारा येलोइश फ्लूइड दैट एस्केप्स फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इनटू द इंटरसेलुलर स्पेसेस। लिम्फ फ्लोज फ्रॉम द टिश्यूज टू द हार्ट रेजिस्टिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रॉइंग जर्म्स। ठीक है, जब हमारी एक ब्लड वेसल है, ठीक है, अब ये ब्लड वेसल्स में मान लो एक यहाँ पे एक लीक डेवलप कर लिया। ठीक है, लीक डेवलप कर लिया मतलब ऐसी हो गई। ठीक है, तो इससे जो सारा प्लाज्मा है वो बह जाएगा। ठीक है, और बह के मान लो यहाँ पे कोई टिश्यू का जैसे बंडल है, तो अब वो यहाँ पे टिश्यूज़ के बंडल में जाके कलेक्ट हो जाएगा प्लाज्मा पूरा। ठीक है, और जो ये प्लाज्मा टिश्यूज़ के बंडल में जाके कलेक्ट हो गया है, यही हमारा लिम्फ है। ठीक है, ये भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। ठीक है, तुम सोचोगे कि ऐसे तो कितना सारा ब्लड में प्लाज्मा बह जाता होगा, सब लिम्फ बन जाता होगा, तो ब्लड तो बचता ही नहीं होगा। तो जो ये लिम्फ होता है ना, लिम्फ जो होता है वो जब लीक कर जाता है उसके बाद वो लिम्फ हमारा लिम्फ वेसल्स में चला जाता है, और लिम्फ वेसल्स में जाने के बाद वो वापस हमारी वेन में चला जाता है। यानी कि कुछ भी वेस्टेज नहीं हुई है, सब कंजर्व्ड है। ठीक है, तो लिम्फ क्या है? येलोइश फ्लूइड है दैट एस्केप्स फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इनटू द इंटरसेलुलर स्पेसेस। लिम्फ फ्लोज फ्रॉम द टिश्यूज टू द हार्ट असिस्टिंग इन द ट्रांसपोर्टेशन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, इसका काम क्या? इसका काम होता है जर्म्स को डिस्ट्रॉय करना। मतलब इसका काम भी WBCs जैसा ही होता है, क्योंकि इसमें WBCs भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो लिम्फ की कॉम्पोजिशन अगर तुमसे कोई पूछे कि लिम्फ में क्या क्या प्रेजेंट है, तो लिम्फ में हमारे पास WBCs भी हैं और प्लाज्मा भी है। एंड रिमेंबर यहाँ पे RBCs यानी कि रेड ब्लड सेल्स नहीं होते हैं, ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, चल, एंड ये याद रखना कि इनका काम क्या है, तो इनका काम है डिस्ट्रॉइंग जर्म्स। चल आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ब्लड वेसल्स की। ब्लड वेसल्स में मैंने बताया था कि हमारी बॉडी में दो तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज और वेन्स। अब इनके क्या काम होते हैं देख लेते हैं। तो आर्टरीज जो होती हैं वो हमारा ऑक्सीजनेटेड यानी कि ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती हैं। वेन्स हमारा CO2 रिच यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। हार्ट टू द बॉडी पार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, ये क्या करती हैं? ये डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, यानी कि हार्ट से ब्लड को बॉडी पार्ट्स तक ले जाती हैं। और वेन्स का काम क्या होता है? बॉडी से ब्लड को हार्ट के पास ले जाती हैं, इसीलिए इनको कलेक्टिंग वेन्स कहा जाता है और यहाँ इनको डिस्ट्रीब्यूटिंग वेन्स कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आर्टरीज जो होती हैं वो थिक एंड इलास्टिक होती हैं, लेकिन वहीं पे जो वेन्स होती हैं वो हमारी थिन एंड नॉन इलास्टिक होती हैं। अब क्यों ऐसा होता है, क्यों ये भेदभाव इनके साथ? तो इसका कारण है कि ये थिक एंड इलास्टिक ये होती हैं क्योंकि इनके अंदर जो ब्लड होता है उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन वहीं पे ये थिन क्यों होती हैं? क्योंकि इनके अंदर जो ब्लड होता है उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा कम होता है। आगे बढ़ते हैं। इनमें वॉल्व्स एब्सेंट होते हैं, इनमें वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। वो वॉल्व्स का काम क्या है? प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। मान लो ऐसे एक वेन है, ठीक है, उसमें ऐसे वॉल्व्स प्रेजेंट होंगे। अब अगर ये वॉल्व्स नहीं हुए तो क्या होगा? मान लो ये वॉल्व्स नहीं हुए तो मान लो ब्लड ऐसे ऊपर गया, अब तुम खड़े हो गए अचानक से, तो ब्लड नीचे चला जाएगा ग्रेविटी की वजह से। लेकिन क्योंकि ये वॉल्व्स प्रेजेंट थे उसकी वजह से हमारा ब्लड अगर नीचे आने की कोशिश भी करेगा तो ये वॉल्व्स उन्हें रोक लेंगे और ब्लड हमारा ऊपर बहता चला जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद डीप सीट, इसका तुम्हें कुछ काम नहीं है, इसको भूल जाओ। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ लिया, हम लोगों ने हार्ट के बारे में पढ़ लिया, हम लोगों ने ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ लिया, हम लोगों ने ब्लड के बारे में पढ़ लिया। यानी कि हम लोगों ने पूरा हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस वाला पार्ट कवर कर लिया है। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, दैट इज द लास्ट टॉपिक। ठीक है, डीप सीटेड और सुपरफिशियल हमारे काम का नहीं, बस जितना मैंने लेक्चर में बताया उतना तुम्हें हमेशा याद रखना है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, चलो लास्ट टॉपिक, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन भाई, प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें भी ट्रांसपोर्टेशन करना बहुत जरूरी है। अब उनमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारे पास जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इनके काम क्या है, कैसा है, सब कुछ अब समझते हैं हम लोग। जाइलम और फ्लोएम। Xylem carries water minerals from the roots to other part of the plant, carries product of photosynthesis from leaves to the other parts of the plant. ठीक है, समझो। पहले जाइलम का समझते हैं।
कैरीज वाटर एंड मिनरल्स, यानी कि इसका मेन काम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू अदर प्लांट ऑफ द पार्ट। अब भाई वाटर तो रूट्स में ही होगा ना, वाटर रूट्स ही अब्जॉर्ब करती है, तो यानी कि जाइलम वाटर को रूट से अदर प्लांट्स में लेके जाएगा, ये समझ आ गया। उसके बाद कैरीज प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब फूड, भाई सीधा ही बोल दो कि वो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, तो भाई फ्लोएम का काम क्या है, फूड का ट्रांसपोर्ट करना, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस का ट्रांसपोर्ट करना। लीव्स से लेकर अदर पार्ट, क्योंकि भाई लीव में ही खाना बनता है। जब लोग न्यूट्रिशन का टॉपिक पढ़ रहे थे तो मैंने अच्छे से बताया था कि प्लांट्स में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, कहाँ होता है, लीफ में होता है, क्योंकि वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो यानी कि फ्लोएम कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, लीव्स से अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। यहाँ पे कोई एनर्जी यूज़ नहीं होती, यहाँ पे एनर्जी इज यूज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। आगे बढ़ते हैं, एक और चीज़ पता होनी चाहिए। अब भाई हर कोई इंसान कोई प्रोसेस करता है, वैसे ही प्लांट्स अगर कोई प्रोसेस करते हैं उसका कोई नाम भी होना चाहिए। तो फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड को हम लोग कहते हैं ट्रांसलोकेशन, और वहीं पे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर को हम लोग कहते हैं एसेंट ऑफ सैप, रिमेंबर इट। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करते हैं ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस। अच्छा, ट्रांसपिरेशन का क्या नाम है, तो यहाँ पे एनर्जी यूज़ नहीं हो रही है, पर कुछ तो यूज़ होगा, है ना भाई। जाइलम फ्री थोड़ी बैठा है कि भाई हाँ चलो मैं पानी पहुँचा दूंगा, जाइलम को भी कुछ चाहिए। तो जाइलम हमारे दो प्रोसेस का यूज़ करता है। पहला प्रोसेस वो यूज़ करता है ट्रांसपिरेशन, और वो यूज़ करता है रूट प्रेशर। ये दो प्रोसेसेस उसको चाहिए, अगर ये होंगे तो फिर भाई वो शायद ट्रांसपोर्ट कर दे, मतलब पक्का ही कर देगा, वरना वो नहीं करता है। ठीक है, ट्रांसपिरेशन क्या इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स लूज वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। भाई ये हमारा प्लांट है एक अच्छा सा, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी भर गया है, अब वो कहता है इतना सारा पानी क्यों भाई मेरे अंदर, तो ऐसे लॉस कर देता है वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या काम है, इसकी वजह से टेम्परेचर रेगुलेशन होती है। हम लोग 9th में पढ़ा था, जब इवेपोरेशन होता है तो टेम्परेचर कूलिंग हो जाती है, तो कूलिंग हो गई। दूसरा एब्जॉर्प्शन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर बाय क्रिएटिंग पुल। ठीक है, अब जब पानी ऊपर जाता है तो एक पुल बनाता है, जिसको हम लोग ट्रांसपिरेशनल पुल कहते हैं, जिसकी वजह से हमारा जाइलम को हेल्प मिलती है, जाइलम आराम से वाटर को ऊपर सक कर लेता है। समझ आया? ठीक है, ट्रांसपिरेशन की वजह से एक तो कूलिंग होती है, दूसरा ट्रांसपिरेशन की वजह से क्या होता है, ट्रांसपिरेशन की वजह से हमारा यहाँ पे पुल बन जाता है, जिसकी वजह से जाइलम एक्टिव हो जाता है और जाइलम अपना काम इजीली कर लेता है। आगे बढ़ते हैं, हम ट्रांसलोकेशन की बात करते हैं। ट्रांसलोकेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ट्रांसलोकेशन मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स यानी कि फूड फैक्ट्री टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। एंड वी आर डन विद आवर टुडेज टॉपिक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। काफ़ी हेक्टिक टॉपिक था, इसको रिवाइज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा थ्योरी है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल भी है, तो मेक श्योर कि तुम इसका रिविजन पक्की बात से करोगे। अब ओके, तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ लाइफ प्रोसेस, जिसका नाम है एक्सक्रीशन, वो कवर करेंगे। एक्सक्रीशन इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। भाई ये पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस भी कर लेंगे। आज की क्लास थोड़ी लेंदी भी हो गई और थोड़ी हेक्टिक भी हो गई, काफ़ी सारे टॉपिक्स थे, तो आज भाई तुम्हारे लिए नो होमवर्क, एंजॉय करो। बस आज के टॉपिक को रिकैप कर लेना पक्की बात से, ठीक है। होमवर्क नहीं है, लेकिन रिवीजन ज़रूर करना, क्योंकि अगेन ज़्यादा थ्योरी थी, रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे। रिवीजन कैसे करना है, मेरे नोट्स की मदद लेनी है, एंड उसके साथ साथ तुम्हें अपने खुद के भी हैंड रिटन नोट्स बनानी है, ठीक है। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन। अब नेक्स्ट सेशन होगा हमारा जल्द ही, जिसमें हम लोग एक्सक्रीशन को कवर करेंगे, एंड इसके बाद हमारी लाइफ प्रोसेस चैप्टर कंप्लीट हो जाएगी। सो नो होमवर्क टुडे, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।